Hello students, welcome back to my channel. I am Neetu Bala Singh from Elevation College, Intermediate second year. Subject Political Science. Today we are going to understand the chapter number 2 which is the end of biopolarity यानी कि द्विध्रुवीयता का अंत. Main points of this chapter are द्विध्रुवीयता क्या है, नंबर 2 सोवियत प्रणाली क्या है, नंबर 3 सोवियत संघ के पतन के कारण क्या है, नंबर 4 शॉक थेरेपी क्या है. अब हम लोग जानते हैं कि द्विध्रुवीयता क्या है. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के महाशक्ति के रूप में उभरने और विश्व का दो गुटों में बंट जाने से विश्व में द्विध्रुवीयता की स्थिति बन गई थी. इस प्रकार युद्ध के पश्चात अमेरिका व सोवियत संघ के दो शक्ति गुटों में बंट जाने की स्थिति को द्विध्रुवीयता कहा गया. अब हम लोग जानने वाले हैं सोवियत प्रणाली क्या थी. सन 1917 ईस्वी को हुई महान बोल्शेविक क्रांति के पश्चात समाजवादी सोवियत गणराज्य का निर्माण हुआ. यह क्रांति समाजवाद के आदर्शों पर आधारित थी जिसका उद्देश्य एक समतामूलक समाज की स्थापना करना था. बोल्शेविक क्रांति ने पूंजीवाद का विरोध व निजी संपत्ति का अंत कर समानता के सिद्धांत पर आधारित समाज की रचना हेतु कार्य किया. केंद्रीकृत योजना व राज्य नियंत्रण पर टिकी ऐसी व्यवस्था के निर्माण में बोल्शेविक दल ने एक बहुत अहम भूमिका का निर्वाह किया. इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं थी. इसी बोल्शेविक नियंत्रित प्रणाली को सोवियत प्रणाली के नाम से जाना जाता है. इस उत्तर में बोल्शेविक क्रांति का उच्चारण किया गया है. अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि बोल्शेविक क्रांति क्या है. रूस में 1970 ईस्वी में हुई क्रांति को ही बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है क्योंकि बोल्शेविक नामक राजनीतिक समूह ने इस क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और क्रांति की दशा एवं दिशा निर्धारित की थी. इस प्रकार अब हम जानते हैं सोवियत प्रणाली की अच्छी बातें कौन कौन सी थी. नंबर 1 सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था अमेरिका को छोड़कर शेष विश्व की तुलना में कहीं ज़्यादा विकसित थी. नंबर 2 सोवियत की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी. उसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन या था जिसमें खनिज तेल, लोहा, इस्पात शामिल थे. नंबर 3 सोवियत का घरेलू उपभोक्ता उद्योग एक पिन से लेकर कार तक सभी चीज़ों का उत्पादन करता था, लेकिन इसकी गुणवत्ता पश्चिमी देशों के स्तर की नहीं थी. नंबर 4 सोवियत संघ ने अपने नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया था जिसमें ज़रूरत की सभी चीज़ें जैसे स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, बच्चों की देखभाल तथा अन्य चीज़ें रियायती दरों पर उपलब्ध कराती थी. नंबर 5 बेरोजगारी वहाँ नहीं थी. नंबर 6 संपत्ति पर राज्य का स्वामित्व था तथा भूमि एवं अन्य उत्पादक संपदाओं पर स्वामित्व होने के अलावा नियंत्रण भी राज्य की ही थी. इस प्रकार सोवियत प्रणाली में अच्छी बातों के साथ साथ इसमें कई दोषपूर्ण कार्य भी आ गए जिसे हम अभी जानने वाले हैं. नंबर 1 अति केंद्रीकृत एवं नौकरशाहीकृत प्रणाली ने लोगों का जीवन कठिन बना दिया था. नंबर 2 लोकतंत्र की अनुपस्थिति तथा विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न होने से लोगों की पहल करने की जो प्रवृत्ति थी उसे समाप्त कर दिया. नंबर 3 एक ही दल साम्यवादी दल के कठोर नियंत्रण ने सभी संस्थाओं को जनता के प्रति अनुत्तरदायी बना दिया था. नंबर 4 साम्यवादी दल ने अन्य 15 गणराज्यों की जनता को उनके मामलों जिनमें सांस्कृतिक मामले भी शामिल थे इनमें राज्यों की स्वतंत्रता नहीं प्रदान की गई. नंबर 5 यद्यपि रूसी संघों के 15 गणराज्यों में से एक था परंतु वास्तव में रूस का प्रत्येक मामले में प्रभुत्व था. अन्य क्षेत्रों की जनता अक्सर दमित व उपेक्षित महसूस करती थी. इस प्रकार हथियारों की होड़ में
सोवियत संघ ने संयुक्त राज्य अमेरिका को बराबर की टक्कर दी, लेकिन उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। प्रौद्योगिकी, परिवहन और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में यही पश्चिमी देशों से पीछे रह गया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि सोवियत संघ अपने नागरिकों की राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका। इस प्रकार अनेक दोषपूर्ण कारणों के कारण यह पश्चिमी देशों से बहुत पीछे छूट गया। उत्पादन में कमी हो गई। खाद्यान्न के आयात ने 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में लड़खड़ाती सोवियत अर्थव्यवस्था ठहराव की स्थिति में थी। अब हम जानते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के मुख्य कारण क्या थे। आंसर, सोवियत संघ के विघटन का कारण यह था कि उसकी राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी। इसका प्रमाण यह है कि वहां की साम्यवादी पार्टी के पदाधिकारियों को आम जन नागरिकों से ज़्यादा विशेषाधिकार मिले हुए थे। इसके कारण नागरिकों में असंतोष था और वे शासन व्यवस्था से अपना जुड़ाव महसूस नहीं कर रहे थे। देश में आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई। महंगाई और वस्तुओं की कमी भी देखी गई। यदि आप चाहें तो इसे पॉइंट्स के रूप में भी नोट्स कर सकते हैं। जैसे सोवियत संघ के विघटन के मुख्य तत्व: नंबर 1 आर्थिक ठहराव, नंबर 2 राजनीतिक और प्रशासनिक ठहराव, नंबर 3 गोर्बाचेव के सुधार, नंबर 4 राष्ट्रवाद का उदय और संप्रभुता की चाह, नंबर 5 मध्य एशिया के पिछड़े हुए गणराज्यों से अलग होने की इच्छा। अब हम जानने वाले हैं, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी क्या थी? आंसर, साम्यवादी व्यवस्था के पतन के बाद सोवियत संघ के गणराज्य एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक के कष्टप्रद संक्रमण से गुजरे। रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया, अर्थात सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था को छोड़कर पूंजीवादी व्यवस्था अपनाने के लिए एक खास मॉडल को अपनाया गया। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी कहा गया। शॉक थेरेपी का हिंदी में प्रायोगिक अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। अब हम जानने वाले हैं शॉक थेरेपी के प्रभाव व परिणाम। पॉइंट नंबर 1 उद्योगों का पतन, नंबर 2 भोजन या खाद्य सुरक्षा का पतन, नंबर 3 सामाजिक परिवर्तन, नंबर 3 दिवालियापन, नंबर 5 जन आधारित सरकारों के निर्माण में असफल। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।